नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम आर पार में। और मैं हूं अमीश देवगन। क्या विपक्ष को मोदी के खिलाफ तुष्टीकरण का एक नया फॉर्मूला मिल गया है? हालांकि यह फॉर्मूला भारत की पॉलिटिक्स में, सियासत में बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन अब तुष्टीकरण का एक नया वेरिएंट इजाद कर लिया गया है। इसे आप तुष्टीकरण का डबल क्रॉस या डबल अटैक भी कह सकते हैं, जिसमें एक नजर मुस्लिम वोटों पर तो होती है, लेकिन दूसरी नजर इस बात पर होती है कि कैसे हिंदू वोटों को ज्यादा से ज्यादा बांटा जाए। कर्नाटक में जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालकर कांग्रेस ने इस नए वेरिएंट की टेस्टिंग भी कर ली है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को कर्नाटक में करीब 60% दलित वोट मिले। इतना ही नहीं, मुस्लिमों ने भी कांग्रेस को बढ़ चढ़कर वोट डाला है। आंकड़ा यही सजेस्ट करता है, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने और मुसलमानों को 4% आरक्षण वाला दाव चला था। इसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिला। इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में तुष्टीकरण के इस नए वेरिएंट का तब ट्रायल रन हुआ था जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी बताकर धार्मिक, सामाजिक और सियासी बवाल खड़ा कर दिया था। सालों पहले जम्मू कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे तो उनके लिए किसी विपक्षी दल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि उनका अल्पसंख्यक हो जाना इन पार्टियों के लिए शायद फायदेमंद साबित होने वाला था। हरियाणा में जाट आरक्षण पर सियासत है तो राजस्थान आएंगे तो गुर्जर आरक्षण पर खूब हंगामा है। दो जातियां लड़ती है। इन सब के कुछ ना कुछ सियासी मायने तो जरूर है। इसके बाद जो बचे उससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, मौर्य, कुशवा, सैनी, कायस्थ और ना जाने कितने हिस्से, जिनके नाम हम भी नहीं जानते, शायद बांट दिया जाता है। सवाल है कि देश की 80% आबादी क्या इस जाल में फंस चुकी है और लगातार साल दर साल फंसती जा रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी और सबसे सार्थक चर्चा। 20 हमारा लेकिन 80 में होगा, और होता रहा है हमेशा से बंटवारा। कर्नाटक के नतीजों से एक पुरानी बहस फिर ताजा हो गई। कर्नाटक के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 9 जीते। जेडीएस ने 23 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी नहीं जीता। जेडीएस के गढ़ पुराने मैसूर में भी कांग्रेस को वोट मिले, क्योंकि कांग्रेस ने प्रचार के दौरान खुलकर जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहा था। बात साफ, मुस्लिम वोटर्स ने न सिर्फ बीजेपी से दूरी बनाई रखी, बल्कि जिस पार्टी पर उन्हें नतीजों के बाद बीजेपी से गठबंधन की आशंका थी, उससे भी किनारा कर गया। लेकिन इस बार कांग्रेस लिंगायत और दलितों को भी काफी हद तक रिझाने में कामयाब रही। कर्नाटक में 22% ओबीसी वोटर, वहां 30 सीटों पर ओबीसी वोट का असर है। कांग्रेस ने 52 ओबीसी कैंडिडेट उतारे, जबकि बीजेपी ने 37 ओबीसी कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस को 30% लिंगायत वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 64% दलित वोट मिलने का भी अनुमान है। राजनीति में हमेशा ये माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं करता। ये एक बार फिर साबित हो गया। शायद इसीलिए सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए दलितों को साधना शुरू किया, और 2014 से उन्हें इस फॉर्मूले में कामयाबी भी मिली। लेकिन अब विपक्ष बीजेपी को चित करने के लिए दोहरी चाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 20% मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, लेकिन बीजेपी से जीतने के लिए सिर्फ इतने से बात नहीं बनती। इसलिए दलितों को साधने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को सक्रिय किया जाता है, जो रामचरितमानस वाले विवादों को खड़ा कर 22% दलितों को साधने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, धोबी, पासी, क्षत्रिय, ब्राह्मण और न जाने कितनी जातियों में टूटे हिंदुओं को रिझाने की कोशिशें होती हैं। बिहार में भी आरजेडी और जेडीयू मुसलमानों की पहली पसंद है। इसके बाद फिर जातियों में खंडित हिंदुओं के वोट का जुगाड़ लगाया जाता है। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सबसे पहले रामचरितमानस वाला विवाद शुरू किया था। देश का कोई भी राज्य ले लीजिए, बीजेपी से लड़ने का सबसे नया फॉर्मूला टोटल 20% मुस्लिम वोट प्लस खंडित 80% आबादी है। बीते 178 दिन से उत्तर भारत में स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, उसके जरिए वो लोगों से जातियों में ना बंटने और संगठित होने की भिक्षा मांग रहे हैं। हालांकि स्वामी दीपांकर की यात्रा गैर राजनीतिक है, लेकिन सवाल कि क्या देश का वोटर वाकई इस बंटवारे वाले ट्रैप में फंसता जा रहा है?
तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अनुराग भदौरिया का अभिनंदन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश है, नेशनल कन्वीनर है नीतीश विचार मंच के, उनका अभिनंदन है। स्वामी दीपांकर है, लगातार भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। खास तौर पर आज हमने इस चर्चा के लिए बुलाया है। स्वामी जी, तो आज की शुरुआत आप ही से कर देते हैं। आप तो यात्रा कर रहे हैं कि कोई बटे ना, सब एक हो जाए, लेकिन सियासत तो कुछ और कहती है, पॉलिटिकल पंडित तो कुछ और कहते हैं, और हम भी कुछ और ही कहते हैं। हम जब चुनावों का विश्लेषण करते हैं, ये मैं मानता हूं बात, हम भी जब चुनावों का विश्लेषण करते हैं तो यही करते हैं कि मुस्लिम वोट तो एक मुश्त इधर पड़ गया, लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी कहां गया, दलित कहां गया, अब तो महादलित भी हो गया है, अति पिछड़ा भी हो गया है, पिछड़ों से ज्यादा। तो आप तो सक्सेसफुल ही नहीं हो रहे अपनी यात्रा के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जमीनी हकीकत देखनी होगी। आज 178 दिन हो गए भिक्षा यात्रा करते हुए, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं उसमें भिक्षा दाल आटा चीनी चावल की नहीं है अमीश भाई, उसमें भिक्षा है जातियों में विभाजित ना होकर एक हिंदू होकर रहो। और यह भिक्षा, और तकरीबन 5 लाख लोगों को, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 5 लाख लोगों को इसी तरह से हाथ खड़ा कर कर मैं स्वयं संकल्प दिला चुका हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों की यह यात्रा है। थोड़ा सा दिल्ली, थोड़ा सा हरियाणा, थोड़ा सा उत्तराखंड जुड़ा था जब यहां पर आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता हट गई, आज यात्रा खतौली थी, और खतौली वही लोग थे जिनका आप भी जिक्र करते हैं, संत रविदास के वो अनुयायी जो सनातनी और मेरे भाई हैं, जो साथ में खड़े होकर कहते हैं। यात्रा दक्षिण भारत लेके जानी पड़ेगी या फिर बाकी भारत के भाग में लेके जानी पड़ेगी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कंप्लीट कर लूं? जी, बस मात्र इतना कहूंगा, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अगर देश भी करना हुआ तो रुकूंगा नहीं जी, पर सनातन को बटने नहीं दूंगा। तो मैं आपके पास आता हूं सर, आपके पास आता हूं सत्य प्रकाश जी। सत्य प्रकाश जी, आपसे मेरा एक सवाल है, और आपने तो ये जो नया वेरिएंट है, जो तुष्टीकरण का डबल क्रॉस है, जिसमें 20 हमारा और 80 में भी बंटवारा, 20 तो आरजेडी आपके साथ ले आएगा, राष्ट्रीय जनता दल ले आएगा, लेकिन 80 में भी काट का समाधान आपने ढूंढ लिया है, और इसके लिए अगर जनता ताली आपके लिए बजाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है कि आपने समाधान ढूंढ लिया। आपने रामचरितमानस में भी सवाल खड़ा करवा दिया अपने नेताओं से। देखिए, उसमें उनका व्यक्तिगत राय था। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। तेजस्वी जी ने भी कहा कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, हम उस पर चलते हैं। जहां तक जातियों के बंटवारे और हिस्से का सवाल है, यह सवाल कब उठाता है कोई? जब वो पिछड़ी जातियां जो हाशिए पर विकास की रोशनी पे पीछे छूट जाती हैं, जब वो अपने हक के लिए खड़ी होती है तो कहता है जातिवाद बढ़ रहा है। इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बराबरी गैर बराबरियों के बीच नहीं, अनइक्वल्स नॉट अमंग इक्वल्स, ये फैसला दिया तब जाकर के हाशियों पे पड़े समाज को रोशनी मिली। एक मिनट जी, जातियां आप कह रहे हैं, आप ही को मौका दे रहा हूं, आप ही को मौका दे रहा हूं। आप कह रहे हैं हाशिए पे जो समाज है उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? अब एक सवाल जी, आपको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मुसलमान हाशिए पे नहीं है, वहां पे कोई बंटवारा नहीं है, है। तो कभी आपने बोला उसमें? बिल्कुल है। कभी बोला तो बताइए। बिल्कुल बोला है, बताइए, कोट करिए, किसने बोला? कोट करिए। बता रहा हूं, बिहार की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए हमेशा काम करते हुए उनको शिक्षक बनाया, परित्यक्ता महिलाओं को वजीफा दिया और बिना भेदभाव किए सारी लड़कियों को पोशाक साइकिल देकर स्कूल भेजा। बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ ये बहुत बाद में लेके आए। हम तो बिहार में हमारी मुझे एग्जांपल दीजिए ना। आपने मुसलमानों में कोई पिछड़ा अति पिछड़ा बोला हो तो बताइए, क्रिश्चियन में कोई पिछड़ा अति पिछड़ा बोला हो तो बताइए, बताइए ना मुझे। हमारी सरकार बिहार में है, जब जात भूख पर मर रहा हो और वो अपने हक की बात कर रहा हो तो आपको जातिवाद नजर आता है। सुनिए, नहीं, मैं बताता हूं जातिवाद किसमें होता है, जातिवाद किसमें होता है, सुनना पड़ेगा। आपने बोला जातिवाद किसमें होता है, व्यूअर्स अब आप भी सुनिए और व्यूअर्स आप भी सुनिए। मुस्लिम प्लस यादव जातिवाद होता है। मुस्लिम को ना ये एमवाई समीकरण आपने भी करती है। उसके बाद भूरा बाल साफ करो, तब कौन सा जातिवाद होता है ये बताना पड़ेगा। ये क्यों बताना पड़ेगा? अब कर्नाटक में आहिंदा बात आएगी तो दूर तक जाएगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने पूरे जीवन में यह बात नहीं कही।
ठीक है। सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी, न्याय के साथ विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब सबका उड़ाया उपहास, तो काहे का सबका साथ सबका विकास। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। 9 साल में आपने देश की माली हालत ऐसी क्यों की कि 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल लेने आपके दरवाजे खड़े हैं। 1 मिनट, एक बात और कहना चाहूंगा। आगे बाकी 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देना था, कहां गया वो रोजगार? सवाल महंगाई का है, सवाल भुखमरी का है। 121 नंबर पे हम दुनिया के भुखमरी इंडेक्स पे खड़े हैं। ये सरकार बताए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीछे खड़ा है भारत, भूखा है भारत। ठीक है, तो ये चीज नहीं चलेगा। आपने सबका साथ तो लिया, विकास नहीं किया। सर अब आपने लंबा वक्तव्य दिया। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल मेरा है, देखिए एक हर ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात। हर ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग इन्होंने कर ली और टेस्टिंग का रिजल्ट ठीक मिल रहा है। अब बताइए क्या करेंगे आप? 20 तो कहते हैं हमारा है और 80 में कर देंगे बंटवारा। सामाजिक न्याय के नारे के साथ कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। बोलिए क्या बोलेंगे? फैक्ट्स भी दूंगा, पर उससे पहले मैं बोल दूं भैया जी भवनाओं में बह के क्या बोल गए। अभी आप लोगों के सामने बोले हम पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। अरे जहां अब देखिए, अपने टर्न पे बोले, अपने टर्न पे आप अपने टर्न सोचिए उन बनाने वालों की जिन्होंने इंडेक्स बनाया, जहां आटे को लेकर झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, भूखों मर रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया से, वो हमसे नीचे हैं। गिरी हुई मानसिकता के वो लोग हैं जिन्होंने उस इंडेक्स में भारत को नीचे रखा, उससे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। अब मैं फैक्ट बताना चाहता हूं। ये जातियों की बात आई कहां से? आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाओ इसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो। कहीं नहीं लिखे हैं। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश संसद कमिश्नर 1901 में, उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं, अगर उसने फिर 1931 की जो आखिरी जनगणना जाति के आधार पर हुई, उसमें 4114 जातियां हैं। अगर 4000 भी थी तो ये किसमें लिखा जाना चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मगर उसमें ऊंचे से नीचे में लिखा गया। ये ऊंच नीच किसने तय की? किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, कहां लिखा है? ये हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है। और जिस आधार पे उसने ऊंचा नीचा तय किया, अब वो दुनिया में वाहियात कह के ठुकराया जा चुका है। जानते क्या आधार था? जिनका माथा ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनकी ठुड्डी ऐसी वो ऊंचे हैं, जिनका रंग ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनका कंधा ऐसा है, जो पूरी दुनिया में एब्सर्ड कर दिया गया वो। और उसके बाद जब आजादी मिली, सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हो, सोशलिस्ट पार्टी के हो, समाजवादी, जो इन लोगों के साथ लोहिया जी, जनसंघ के, सबने कहा भारत में जाति के आधार पर गणना नहीं होगी, इसलिए 1951 ऑनवर्ड कभी गणना नहीं होगी। Yes, that's the truth. मगर आज बताएं उसके बाद क्या हुआ? उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक अपना हिस्सा पाने के लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। पहले खड़े हो एक जाति का नाम लेके, 10-12% जो कोई एक जाति बड़ी जाति हो, हर राज्य में कोई एक जाति ऐसी है जो 10-12% है, उसको लेके घनघोर जातिवाद की बात करो। जब वो वोट कंसोलिडेट हो जाए तो हर राज्य में 10% से लेके 20% तक मुस्लिम है, फिर घनघोर सांप्रदायिकता की बात करो। जब 20-25% वोट हो जाएगा तब आप प्लेयर बन जाते हैं, और प्लेयर बनने के बाद आप तो शासन में आ जाते हैं। अब दूसरे को आना है, वो उससे ज्यादा कट्टरता की बात करेगा, वो उससे ज्यादा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही सामाजिक न्याय की बात, जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो वो जाति के प्रतीक नहीं थे। तब कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, दलित पीछे हो गया, पिछड़ा नेता बन गए। फिर संकुचित किया, यादव नेता बन गए। तभी नीतीश कुमार जी छोड़ के आए थे ना, कहे थे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तभी छोड़े थे। और जब असली सत्ता देने की बात आई तो यादव को भी भूल गए। मैं, मेरी बीवी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दूसरा बेटा। तो आखिर में ये जितने लोग आपको जाति का चूरन देते हैं, ये हकीकत में सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं सामाजिक न्याय की और अपनी झोली अंदर भरते हैं। इसलिए एक पंक्ति में याद रखिए, एक लाइन सर, स्वतंत्रता का अमृत काल है, तो बस याद रखिए, ये मत सोचिए स्वतंत्रता के सारे कार्य पूरे हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। ओके, तो ये जाति का चूरण, मैं आपके पास आता हूं, कविता का जवाब तो आपके पास भी कविता के साथ होता है, लेकिन ये जाति का जो चूरण है
ये कितना खिलाइएगा महाराज, कितना खिलाइएगा, बदहजमी ना हो जाए। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि सुधांशु जी सरकार में है और सरकार का व्यक्ति ये कह रहा है कि यहाँ ये हुआ वहाँ हुआ। अरे भैया, आपको बताना चाहिए कि आपने देश में क्या विकास किया। आप विकास गिनाइए, आप उनकी बात में इनकी बात का जवाब। मेरी बात, मुद्दा वही है, उसी पे आ रहा हूं। आप जाति पे आना चाहते हैं ना, ये मानसिक नहीं, बचना नहीं, उसी पे आऊंगा। हम तो जाति जनगणना की मांग करते हैं, डंके की चोट पे जाति जनगणना की मांग करते हैं। और आपने भी तो एक सांसद को उसी आधार पर उसने तो आपने केस किया हुआ है और आपने कहा कि उसने किसी जात का अपमान किया है, उसके हिसाब से तो वो यहाँ पे पार्लियामेंट की संस्था भी गई है। राहुल गांधी, तो